नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज 3 मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहला मुद्दा है देश भर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, और अब तो ये दबी छिपी बात भी नहीं है कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा है। छात्रों की, जो नौजवान हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी, उनकी बहुत जायज़ चिंताएं हैं और उनका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। उनके तो जीवन का प्रश्न है, लेकिन इन नौजवानों की इस समस्या को सामने लाने की आड़ में कई बार लगता है कि राजनीतिक खेल भी खेला जा रहा है। इधर लगातार ये चर्चाएं भी हो रही हैं, आलोचनाएं भी हो रही हैं कि शिक्षा मंत्री ने शुरू में एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और उसके बाद उनको यू टर्न लेना पड़ा, ये मानना पड़ा कि साहब इस परीक्षा में धांधली हुई। धांधली इस मायने में कि जो पेपर है वो लीक हुए हैं, कई जगहों पर पेपर लीक हुए हैं। अब तो कुछ चेहरे भी सामने आ गए हैं, पूछताछ भी हुई है और सवाल भी उठ रहे हैं। जो इसकी कर्ता धर्ता है, यानी जो परीक्षाओं का आयोजन करती है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगना शुरू किया है। तो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से, जो इस समय लखनऊ में हैं, अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी के साथ जुड़ करके इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक और मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में थे। एक तीसरा मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल पर अदालतें इतनी कृपा की बारिश क्यों कर रही हैं। तो सीधे जुड़ जाते हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनुपम जी, पहले जब रेल दुर्घटना हुई पश्चिम बंगाल में, तो रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा गया। ठीक है, आप मांगिए। अगर आपके शासनकाल में किसी रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया हो दुर्घटनाओं के बाद, तो आप बिल्कुल मांगने के अधिकारी हैं। बाद में आंकड़े भी आ गए थे कि 10 साल का जो कार्यकाल नरेंद्र मोदी का है और 10 साल का जो मनमोहन सिंह का है, उसमें कितनी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी। उस चर्चा को, उस बहस को छोड़ भी दें, तो अभी जो ये नीट को लेकर के और नेट को लेकर के बवाल हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, इसमें जो शिक्षा मंत्री हैं प्रधान, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। चलिए, इस्तीफा हो भी जाएगा तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? और मेरा सवाल ये है कि ये प्रधान को निशाने पर लिया जा रहा है या प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया जा रहा है? नहीं, देखें, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि विपक्ष का काम ही है सरकार को घेरना, और वो घेर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, भाजपा भी जब विपक्ष में थी सरकार को घेरती रहती थी। लेकिन एक थोड़ा सा नियत में यहाँ हम फर्क देखते हैं। जब हम राहुल गांधी का आज एक वीडियो देखते हैं, एक उन्होंने बाकायदा, अब ये बात बहुत ही जिसे कहना चाहिए कम दर्जे की बात है, वो तो साहब मीडिया के सामने कह के चले आए। अब देखें, उसमें मैंने एक ट्वीट भी किया। हमने कहा जिस शख्स के पिताजी को बम से जिनकी हत्या कर दी गई हो, जिस शख्स की दादी की गोलियों से हत्या कर दी गई हो, वो आज इस बात पे खुश हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को चप्पल उछाली गई। एक वो था, और सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम लोगों ने इस बात को ट्वीट किया, सोशल मीडिया पे उठाया कि मैं राहुल गांधी ने एक बहुत ही गलत बात कही है। फिर वो घर गए, उनको समझ आया कि यार मैं तो ज्यादा कह आया है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि मुझे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, मैं ये भी कहना चाहता था, मैं कहना भूल गया। अब ये कितनी अजीब सी बात है कि आप मीडिया के सामने कुछ कहते हो, फिर घर आ कहते हैं कि मुख्य बात तो मैं कहना ही भूल गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक। ये बात, ये छोटा सा वीडियो बहुत कुछ दिखाता है। ये दिखाता है कि आपकी नीयत क्या है, आपकी 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 मंशा क्या है,
आप परेशान नहीं हैं, आप अगर आप सच में, मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि अभी देखिए नेट को जो 25 से 27 जून को जो परीक्षा होनी थी नेट की, वो भी अभी अभी आधे घंटे पहले रद्द हो गई, वो भी रद्द हो गई। तो मैं ईमानदारी से मानता हूं कि किसी भी सरकार के कार्यकाल में अगर छात्रों की परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, जिसके लिए छात्र महीनों सालों तैयारी करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, अगर उनमें पेपर आउट होते हैं और उसको रद्द करने की आवश्यकता पड़ती है, डेफिनेटली मानता हूँ सरकार का फेल्योर है। और कांग्रेस में किसी ने इस्तीफा दिया हो ना दिया हो, मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि अब ये सब बातें बहुत अपील नहीं करती हैं ओंकार जी कि हमने हाई लेवल कमेटी बैठा दी है, हम जांच करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं, ये सब नहीं है अपील। अब जब इस तरह के घोटाले सामने आए तो फिर नतीजे भी तुरंत सामने आने चाहिए। और फिर नतीजा कुछ भी हो, आप शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें ना करें, आपने पहली बार अपने पहले कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय बार बार बदला, स्मृति ईरानी ये शुरुआत की थी और बिना कोई कारण बताए आपने हटा दिया था। तो चलिए, आप फिर एक बार बदल सकते हैं, वो तो चलिए नरेंद्र मोदी के ऊपर है। मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्रालय में बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। हम हर बार ये नहीं कह सकते कि आपने जिम्मेदारी नहीं ली तो हम भी नहीं लेंगे। भाई उन्होंने नहीं ली जिम्मेदारी, तभी जनता ने उनको हटा के आपको लाया। तो अब जब आप आ गए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब कांग्रेस नहीं करती तो हम भी नहीं करेंगे, ये बात मैं नहीं मानता। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनकी नीयत छात्रों को मदद करने से ज्यादा राहुल गांधी की उस बयान से मेल खाती है जिसमें वो कहते हैं कि पूरे देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, बस दिया सलाई दिखाने की देर है। तो यहाँ मैं उनके साथ नहीं हूँ। यहाँ क्योंकि जिस तरह की वो बातें करते हैं और जिस तरह की उत्साह है, आप आपके आपके दिल में कौन सा आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। आप अपने हर भाषण से देश को भाषा के अधिकार आधार पे बांटने की कोशिश करते हैं, क्षेत्र के आधार पे बांटने, हाँ खान पान के आधार पे बांटने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद आपकी ये वो विश्वसनीयता नहीं बचती, आपकी वो जगह नहीं बचती कि जिसमें आपकी कही हुई बातों को हम ये सोच के लें कि आपके दिल में छात्रों का हित है। उनका जी। बिल्कुल सही आपकी चिंता है और सबकी चिंता है। और अनुपम जी ने मुझे शो से पहले बताया था कि चूंकि वो लखनऊ में हैं और लखनऊ में जितने लोगों से उनकी बातचीत हुई है, सब इस चीज़ को लेकर के बेहद चिंतित हैं और गुस्से में भी हैं, और ये गुस्सा बहुत जायज़ है। ये बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। लेकिन जिस तरीके से अनुपम जी पूरे देश में अब कांग्रेस लीड कर रही है इस पूरे आंदोलन को, प्ले कार्ड दे दिए गए। पहले तो एनएसयूआई, चलिए उनका स्टूडेंट विंग है, वो उस पर धरने प्रदर्शन करे, गिरफ्तारियां दे, समझ में आता है। लेकिन अब तो मेन कांग्रेस पार्टी ने ही इसको एक तरीके से अपने हाथ में ले लिया है और राहुल गांधी ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। ये जो पार्लियामेंट का सेशन होता है, ये नए चुने हुए जो सांसद हैं उनके शपथ ग्रहण का होता है, नए स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चयन का होता है। और चूंकि फुल फ्लैश बजट पेश नहीं होता है अंतिम वर्ष में, लेखा अनुदान मांगे जो है वो दी जाती हैं, तो जाहिर है जुलाई के फर्स्ट वीक में किसी समय वित्त मंत्री बजट भी पेश करेंगी। लेकिन जो रुख लग रहा है कांग्रेस का, ऐसा लग रहा है कि जो पिछले 5 साल से पार्लियामेंट सेशन के अलग अलग सेशंस को इन्होंने एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। कभी पेगासस, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी अडानी अंबानी, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि ये लोग मान ही नहीं रहे हैं कि ये तीसरी सरकार बनी है और अभी 9 जून को ही इसने शपथ ली है। ये मान करके चल रहे हैं कि ये तो पिछले 10 साल से निरंतरता में सरकार है, इसको टाइम देने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, आप मान के चलें कि अब पार्लियामेंट में बहुत हंगामा होगा शुरुआत से ही। उसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि भाई पिछली बार एनडीए की संख्या करीब 30.5 थी, तो इतने ज्यादा मेंबर्स थे, 330 वगैरह तो थी। तो अब उसमें इतने ज्यादा इनके मेंबर्स थे कि विपक्ष की बहुत ज्यादा जगह नहीं थी। अब ये है कि 292 आपके पास है, 240 के आसपास उनके पास है, तो कुल मिलाकर विपक्ष भी अच्छी संख्या में आपको नजर आ रहा है। तो अब तमाशे तो होंगे और जम के होंगे। और जब आपके पास पार्लियामेंट में जगह नहीं थी,
तो आप देश में पेट्रोल छिड़क रहे थे, और अब तो आपके पास पार्लियामेंट में ही जगह हो गई है। तो अब ऐसे में जो कुछ संभव है कांग्रेस भी करेगी, राहुल गांधी भी करेंगे, विपक्ष भी करेंगे। मेरे ख्याल से भाजपा को इसके लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए कि संसद के अंदर और संसद के बाहर अब तमाशों की आप मान के चलें कि अगले 5 साल या जब तक ये सरकार चलेगी तब तक तमाशे तो बहुत होंगे। देखिए, मैंने अभी एक बात कही थी कि विपक्ष का काम है सरकार को घेरना। वो घेरे, सही बात है। अंतर सिर्फ इतना आता है कि आपकी नीयत से सरकार को घेरने की है, आपकी नीयत सिर्फ राजनीति की है, कि आपको वास्तव में उन छात्रों की चिंता है जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता प्रतीत हो रहा है। तो वहां पे आपकी नीयत संदेह के घेरे में आ जाती है। और जब आप उस तरह के बयान देते हैं जैसे आज आपने दिए, तो जाहिर सी बात है कि कोई आपको बहुत छात्रों का शुभचिंतक या देश का शुभचिंतक मानने को तैयार नहीं होता है। बड़ा एक डेस्परेशन है ओंकार जी, इस बार मैं बड़ा डेस्परेशन देख रहा हूं। मैं कांग्रेसी से भी यहाँ मिला था, कांग्रेस कार्यालय भी। देखिए, हकीकत ये है कि विपक्ष को ये बात समझने में 10-12 दिन लग गए कि वो चुनाव हारे हैं। वो तो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि उन्हीं की सरकार बनने वाली है, और शुरुआत में इस तरह की बातें उन्होंने करी भी थी। अब वो धीमे धीमे एक अजीब सी निराशा उनके अंदर सेटअप हो रही है। मैं कांग्रेस कार्यालय भी गया था, तो एक बात नजर आ रही है कि एक बड़ा डेस्परेशन सा है। क्योंकि राहुल एक साथ 2 सीटों से पहली बार चुनाव जीते हैं, तो जी जी। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी को अंततः इस देश की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। चलते भाई उनका हौसला भी कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जहां अनुपम जी हैं उस समय वहां पर उस दायरे में मुझे लगता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है। बहरहाल इस मुद्दे पर तो लगभग हम अपनी चर्चा पूरी कर भी चुके हैं। और जो दूसरा मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में होना। और चूंकि 21 जून, तो 21 जून का मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीनगर में होना, डल झील के किनारे योग करना और उनके साथ हजारों युवाओं का वहां पर मौजूद रहना, ये अगेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनली और इंटरनेशनली एक मैसेज भेजा है कि जम्मू कश्मीर अब उन काले दिनों से आगे बढ़ चुका है, सोच के स्तर पर भी। और जो व्यवस्थागत जो वहाँ पेचीदगियां थी, परेशानियां थी, उनके मुकाबले भी अब जम्मू कश्मीर आगे बढ़ने का फैसला कर चुका है। प्रधानमंत्री का श्रीनगर में होना और उनके साथ योग करते हुए हजारों नौजवानों का डल लेक के बिल्कुल करीब उनके साथ इकट्ठा होना, ये भी एक मैसेज देता है पाकिस्तान को भी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी, चीन को भी, कि भाई आप हमारे मामलों में टांग अड़ाना बंद करिए बराए मेहरबानी। अब हम उन वापस काले दिनों में नहीं लौटना चाहते हैं जब वहाँ पत्थरबाजी होती थी, जब वहाँ तरह तरह की हरकतें होती थी, जब पाकिस्तान का राग अलापा जाता था और पाकिस्तान से बातचीत करने की पैरवी की जाती थी कि पाकिस्तान एक पार्टी है, इस मामले में उससे बातचीत की जानी चाहिए। अभी हमने और आपने ये भी देखा है कि वहाँ पर उस जगह पर ट्रेन दौड़ती हुई दिखाई दी है चनाब के ऊपर से, जहाँ कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ट्रेन वहाँ चलेगी। तो जम्मू कश्मीर जिस तरीके से बदल रहा है, उसको अब पाकिस्तान की तरफ भी लोग आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं। मैं तो वहाँ के टेलीविज़न चैनलों को, मेन स्ट्रीम के टेलीविज़न चैनलों पर ये खबरें नहीं आती हैं। जो यूट्यूब चैनल हैं, जो सोशल मीडिया मंच हैं, उन पर मैं देख रहा था कि किस तरीके से लोग आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री ने
80 से अधिक योजनाओं परियोजनाओं का भी आज ऐलान किया है। करीब 1500 करोड़ रुपए की ये योजनाएं हैं जो श्रीनगर और उसके सराउंडिंग एरिया में सामने आने वाली हैं। तो इसको लेकर के भी वहाँ तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन अनुपम जी फिर जुड़े हैं प्रयास जी करके। जी, इधर यहाँ नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। आज मैं जाऊं, मैं क्षमा चाहता हूँ ओंकार जी, आपसे भी और दर्शकों से। तो हम चर्चा कर रहे थे इस बीच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर पहुंचे हैं। उनके श्रीनगर में डल लेक के किनारे हजारों युवाओं के साथ योग करना ये कितना प्रासंगिक है और इसका कितना बड़ा मैसेज वो देश को भी और दुनिया को भी भेज रहे हैं। नहीं, बड़ा मैसेज है। आज मैं देख रहा था कि जापान में भी हो रहा है, मिडिल ईस्ट में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है। तो मतलब किसी को याद पड़ता है कि कभी भारत में भी योग दिवस पे योग होता हो, और यहाँ पे हम जापान को करते देख रहे हैं, सऊदी अरब में करते देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज को करते देख रहे हैं, यूरोप अफ्रीका को करते देख रहे हैं। तो नहीं साहब, बहुत असर आया है। और योग को उन्होंने, जो हमारा ब्रांड था, जो ओरिजिनल ब्रांड था, उसको उन्होंने उसी ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश किया। ये तो बहुत मैं समझता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से ये है कि साहब उन्होंने आपको एकदम योग को ही नहीं, आयुर्वेद को भी एक बड़े ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश किया है। अब देखो, उसमें भी बहुत ज्यादा काम हुआ है। तो जो हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी, उनको फाइनली एक विश्वव्यापी पहचान दिलाने में नरेंद्र मोदी साहब का बड़ा योगदान नहीं कहूंगा, पूरा योगदान रहा है। और खास तौर से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में डल लेक के किनारे ये आयोजन करना, इसका एक खास संदेश है। अब मुझे नहीं मालूम हमारे दर्शकों में से कितने लोग होंगे जो गए होंगे। ओंकार जी, आप तो गए होंगे। हम लोगों ने वहां लाल चौक के भारतीय कुत्तों वापस जाओ पड़ा हुआ देखा है। मेरी कार खराब हो गई थी, मैं एक गैराज में गया था, तो उस गैराज के दरवाजे पे लिखा था इंडियन डॉग्स गो बैक, भारतीय कुत्तों वापस जाओ। तो हमने तो वो दिन देखे हैं। तो हमारे लिए तो चाहे वो डल झील हो, चाहे लाल चौक हो, और चाहे वहां सिनेमा हॉल हो, और यहाँ पे वहां हो रहा योगा हो, ये सब कुछ हमारे लिए तो एक चमत्कार से कम नहीं है। ओंकार जी, जिन्होंने देखा है, वो हाल देखा है, वो माहौल देखा है। मुझे याद है कि किस तरह मैं सीआरपीएफ वालों की मदद लिया करता था। मुझे याद है कि किस तरह शाम को हमको पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस दोनों कह देते थे, सर्किट हाउस में रुकता था कि साहब सर्किट हाउस से निकलिएगा नहीं। मुझे याद है कि किस तरह सर्किट हाउस, जो कि वहां पे डल झील के किनारे हुआ करता था, अभी भी है, वहां कैसे झाड़ियों में जवान छुपे रहते थे। तो मुझे वो सब पूरा माहौल याद है। मैं डल झील पे को देखने गया, तो मतलब कैसे चारों तरफ से जवान निकला है। वो जिन लोगों ने वो माहौल देखा है, जिन्होंने वो हालात देखे हैं, उनके लिए ये चमत्कार से कम नहीं होगा। और एक टिप्पणी चलते चलते जरा अरविंद केजरीवाल वाले प्रकरण पर भी करिए कि अरविंद केजरीवाल पर अदालतें इतनी कृपा क्यों बरसा रही हैं साहब। लोग आश्चर्यचकित हैं। वो ईडी ने आज हाईकोर्ट को बताया कि जो रावलपिंडी कोर्ट की जज हैं, न्याय बिंदु क्या नाम उनका, उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं ईडी द्वारा दाखिल किए हजारों पेज के दस्तावेज पढ़ूं। तो यार, समय नहीं है भाई। तो आप ही ने तो 3 जुलाई तक, उन्हीं जज ने तो 3 जुलाई तक अरविंद केजरीवाल की हिरासत बढ़ाई थी। समय नहीं था तो समय ले लेती ना, आप कुछ और समय लेके पढ़ लेते, उसमें क्या बात है। ऐसी कौन सी आपत्ति की आज ही जजमेंट देना जरूरी था? ऐसी कौन सी आपत्ति की आज ही आपको फैसला देना जरूरी था? और हाईकोर्ट के सामने ये बातें लाई गई कि देखे साहब, इन्होंने तो हमारा पक्ष देखा तक नहीं, हमको सुना तक नहीं, हमारे कागजात पढ़ने से ये कह के इनकार कर दिया कि साहब हमारे पास समय नहीं है कि मैं आपके हजारों पेज कागजात पढ़ूं। तो जाहिर सी बात है, फिर हाईकोर्ट ने कहा कि अच्छा ठीक है, उन्होंने नहीं पढ़ा, हम पढ़ लेते हैं। और जब तक हम नहीं पढ़ते तब तक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भी रहने दिया जाए। और जब केजरीवाल की बात आ ही गई है, ओंकार जी, नेटवर्क आज बहुत गड़बड़ था, बार बार जुड़ना पड़ रहा है, तो मैं उस पर ये भी जोड़ना चाहूंगा, आज आतिशी मार लेना जो ड्रामा कर रही है,
मतलब आप सोचें, जल बोर्ड आपका, पानी सप्लाई आपने करनी है, हिमाचल से आप पानी मांग रही हैं, वहां कांग्रेस की आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार बैठी है। सारी समस्या की जड़ क्या है, मैं एक लाइन बता दूं, आपके शो पे पहले बता चुका हूं। दिल्ली अपने कोटे का पानी ले चुका है, ये एडिशनल अतिरिक्त पानी चाह रहा है जो हरियाणा हो या हिमाचल हो उनको देने के लिए तैयार नहीं है। ये वही केजरीवाल है जिनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं दिल्ली में पानी की कमी नहीं है। जो पाइप से जो लीकेज है, जो टैंकर माफिया कैसे चलेगा? तभी चलेगा ना जब पानी की कमी होगी। और हम तो देखे अदालत ने भी मान लिया कि जो टैंकर माफिया है वो आम आदमी पार्टी की सरकार के लोगों का चल रहा है। इसके अलावा वो तमाम जो रोहिंग्या बस्तियां आपने बसाई हैं, वहां पे खुलेआम पाइप काट दिया जाता है और अब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये पूरा इनका लाया हुआ ड्रामा है। और मजेदार बात ये देखें कि खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आंदोलन से निकली हुई सरकारें अराजकतावादी होती हैं, ये काम नहीं कर सकती, इससे अराजकता फैला सकती। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इसके बावजूद कि आप वहाँ व्यस्त हैं, आपने ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच। नमस्कार।